मैं हूं विलियम हॉकिंस, जिसने 1608 में भारत आके इन राजाओं को चालाकी से मूर्ख बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रख दी। और मैं हूं जहांगीर, जो सबसे पहले अंग्रेजों के झांसे में आ गया और अपने साम्राज्य को लूटने का रास्ता खोल दिया। आइए, अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां खाने का स्वाद बढ़ाने वाली काली मिर्च की कीमत सोने के बराबर थी। आज जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, लेकिन हकीकत इससे कहीं अधिक पेचीदा और डरावनी है। भारत किसी देश की सेना द्वारा नहीं, बल्कि 25 व्यापारियों द्वारा शुरू की गई एक निजी व्यापारिक संस्था का गुलाम बना था। यह कहानी है उस दल की जिसने व्यापार के तराजू को तलवार में बदल दिया। साल 1599 की बात है। उस दौर में यूरोप में मसालों, खासकर काली मिर्च, जिसे काला सोना कहा जाता था, का बोलबाला था। मांस को सुरक्षित रखने और उसे जायकेदार बनाने के लिए यह मसाला अनिवार्य था। उस समय मसालों के व्यापार पर विदेशी व्यापारियों का एकाधिकार था। सितंबर 1599 में उन्होंने अचानक काली मिर्च की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी। इस मनमानी ने ब्रिटिश व्यापारियों के बीच खलबली मचा दी। लंदन की सर्द रातों में जब ये व्यापारी अपनी खाली तिजोरियों को देखते थे तो उनके मन में क्रोध और लालच का मिश्रण उबलता था। 24 सितंबर 1599 को लंदन की एक सड़क पर 24 अमीर व्यापारी एक अंधेरे कमरे में इकट्ठा हुए। उनका गुस्सा चरम पर था। उन्होंने तय किया कि वे अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपना खुद का व्यापारिक संगठन बनाएंगे। उन्होंने 125 साझेदारों को राजी किया और बहुत बड़ी शुरुआती पूंजी जमा की। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। वे जानते थे कि समुद्र की लहरें उनके जहाजों को निगल सकती हैं और समुद्री लुटेरे उनका गला काट सकते हैं, लेकिन भारत की दौलत की चमक उनके डर से कहीं अधिक बड़ी थी। इन व्यापारियों ने एक दल बनाया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस दल को एक शाही आदेश पत्र दिया। यह केवल व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, बल्कि यह एक जादुई अधिकार पत्र था। इसने दल को 15 वर्षों के लिए एक बड़े समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया, यानी कोई भी दूसरा नागरिक उस इलाके में व्यापार नहीं कर सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महारानी ने इस निजी दल को सरकार जैसी शक्तियां दे दी। खुद के सिक्के ढालना, अपने कानून बनाना, अपनी अदालतें चलाना, सजा देना और यहाँ तक कि अपनी निजी सेना रखना। यह किसी व्यापारी को राजा बनाने जैसा था। शुरुआत में इस दल का इरादा भारत नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के मसाला द्वीप जाने का था, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ पहले से ही अन्य विदेशी शक्तियाँ जमी हुई हैं। खूनी संघर्ष के बाद उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। उनकी हार ने उन्हें और अधिक क्रूर बना दिया। असफलता के बाद उनकी नजर उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति पर पड़ी, मुगल कालीन भारत। 24 अगस्त 1608 को एक जहाज गुजरात के सूरत तट पर लंगर डालता है। इसका कप्तान विलियम हॉकिंस था। वह उस दल का पहला प्रतिनिधि बनकर भारत की धरती पर उतरा। उसने यहाँ की धरती पर कदम रखते ही अनुभव किया कि यहाँ की हवा में भी अमीरी बसी है। हॉकिंस को पता था कि अगर भारत में व्यापार करना है तो आगरा के मुगल बादशाह को खुश करना होगा। हॉकिंस ने एक चतुर चाल चली। वह एक विदेशी होने के बावजूद अफगान रईस के कपड़ों में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और तुर्की भाषा में बात की। जहांगीर उसकी इस कोशिश से थोड़ा प्रभावित तो हुआ और उसे उपाधि भी दी, लेकिन व्यापार की अनुमति नहीं दी। दरबार में पुर्तगाली व्यापारियों का दबदबा था। जहांगीर इन विदेशियों को असभ्य मानता था और उनकी नजर केवल लूट पर थी, ऐसा मुगलों को आभास था। उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि भारतीय राजाओं को प्रभावित करने के लिए केवल शब्द काफी नहीं है, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है। साल 1612 में सूरत के पास समुद्र में एक लड़ाई हुई। दल के मुट्ठी भर जहाजों ने विशाल बेड़े को हरा दिया। इस जीत ने जहांगीर को चौंका दिया और मुगलों के मन में इन विदेशियों के प्रति एक अनचाहा सम्मान पैदा कर दिया। तभी साल 1615 में राजा जेम्स प्रथम ने अपने आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो को भारत भेजा। रो एक बेहद मंझा हुआ कूटनीतिज्ञ था। उसने 3 साल तक जहांगीर के पीछे मेहनत की, उसे कीमती यूरोपीय तोहफे दिए और अंततः एक शाही आदेश हासिल करने में कामयाब रहा। इस आदेश ने दल को सूरत, अहमदाबाद और भरूच में कारखाने बनाने की इजाजत दे दी। यह भारत में गुलामी की वह पहली ईंट थी जिसे व्यापार की आड़ में रखा गया था। जहांगीर से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने समझ लिया था कि भारत की मुख्य भूमि पर सीधे कब्जा करना फिलहाल नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने समुद्री किनारे पकड़ने की रणनीति अपनाई। वे मकड़ी की तरह अपना जाल फैला रहे थे।
साल 1639 में दल के अधिकारी ने विजयनगर के स्थानीय राजा को व्यापार के लाभ का लालच दिया। राजा ने उन्हें मद्रास में जमीन का एक टुकड़ा पट्टे पर दे दिया। यहाँ उन्होंने केवल गोदाम नहीं बनाए बल्कि एक मजबूत किला खड़ा कर दिया। राजाओं को लगा कि ये केवल पहरेदार है, पर वे वास्तव में शिकारी थे। यहीं से उन्होंने सफेद शहर बसाने की शुरुआत की, जहाँ भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। भारत के पश्चिमी तट पर उनकी नजर अब बम्बई पर थी। साल 1662 में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जिसने कूटनीति की परिभाषा बदल दी। इंग्लैंड के राजा की शादी पुर्तगाली राजकुमारी से हुई। पुर्तगाल ने दहेज के रूप में बम्बई के 7 द्वीप इंग्लैंड के राजा को दे दिए। भारतीयों के लिए यह अपमानजनक था कि उनकी जमीन का सौदा यूरोप के महलों में हो रहा था। चूंकि राजा के लिए इतनी दूर का प्रशासन चलाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने 1668 में इसे मामूली सालाना किराए पर उस व्यापारिक दल को सौंप दिया। यह उनके लिए एक बड़ा उपहार जैसा था। बम्बई एक प्राकृतिक बंदरगाह था जहां से साल भर व्यापार हो सकता था। उन्होंने अपनी राजधानी सूरत से बदलकर बम्बई कर ली। उनकी भूख अब बंगाल के लिए बढ़ रही थी। उस दौर में बंगाल दुनिया का सबसे समृद्ध प्रांत था। वहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी और वहाँ के बुनकर रेशम से जादू करते थे। ढाका की मलमल और रेशम पूरी दुनिया में मशहूर थे। अकेले बंगाल प्रांत